हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुल एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड पीवाईक्यू। यानी कि जो मेजरमेंट में यूनिट नंबर 3 में आपको पिछले 3-4 सालों में, ठीक है, जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवाल के बेसिस पे आपका कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। यानी कि अगर कहा जाता है ना कि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका एग्जाम झिंगा लाला हो जाएगा। यानी कि आपको इसके बाहर अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जानते हो कि डिप्लोमा में आपको एग्जाम सेमेस्टर में सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि सारे सवाल आपको रिपीट करेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये रिवीजन जो सीरीज है प्रीवियस ईयर सवाल जो करवाए जा रहे हैं, अगर इसको अच्छे से करके चले जाओगे तो आप ऑलमोस्ट कर सकते हो कि 80% आप सवाल अच्छे से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलो बिना विलंब करते हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 को एकदम सुफला साफ कर देंगे। ठीक है, और लास्ट एक लेक्चर्स आपको और मिलेंगे जहाँ पे आपको लास्ट में यूनिट नंबर जो बचा हुआ है 4, 5 और 6 उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ सवाल है। कुछ सवाल कहने का मतलब क्या है, और हम लोग को इससे ये भी स्पष्ट पता चलेगा कि कौन कौन से, ध्यान सुनना, कौन कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को ज़्यादा टारगेट करना। टारगेट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेशन मिलेगा, ज़्यादा आपको वहाँ पे ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। चलो आ जाओ, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कैन इट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी क्वांटिटी, कमेंट ऑन इट। यानी कि आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है और साथ में आपको ये बताना है ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, इसको बताना है। ठीक है, अगर किया जा सकता है तो क्यों, और नहीं किया जा सकता है तो भी क्यों, आपको रीजन वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको और भी सवाल पूछे गए। हम पहले सारे सवाल अरेंज कर लिए हैं, आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले टॉपिक को। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इक्वेशन फॉर द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ स्केल। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे कह रहा है, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पूछा, यहाँ पे आपको टॉर्क के इक्वेशन पूछ रहा है और साथ में कह रहा है कि इसे स्केल के नेचर पे कमेंट करें, क्या स्केल यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और स्केल के बेसिस पे तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वांटिटी का मेजरमेंट ये कर सकता है और करता है। ठीक है, फिर इसके आगे सवाल आपको मिलेंगे कि राइट डाउन द वर्किंग, ये तो सेम टू सेम सवाल है, देख रहे हो ना, सेम टू सेम सवाल, इसका मतलब कि रिपीट हुआ है। ठीक है, ये 2 साल में पूछा गया है, एकदम सेम टू हूबहू सवाल। उसके बाद आगे देखोगे, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर आपको 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं। देखो और भी ऐसे सवाल पूछे गए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन जनरली क्या है कि हम इसको बनाते समय कुछ सवाल को तो स्किप कर दिए, क्योंकि देखिए कि एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको कुछ को स्किप कर दिए। तो इतना मान के चलो कि इसे इतना एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है इससे आपको अच्छे खासे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसका चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें ढेर सारा स्टार मार्किंग लगा देते हैं, ताकि आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी अच्छे तरीका से करके जाना, ताकि वहाँ पे कोई समस्या कोई दिक्कत आए ही नहीं। ठीक है, और जो बच्चे लाइव क्लास में पढ़े हैं आई थिंक कि उनको तो कोई समस्या होगा भी नहीं, क्योंकि आपको क्लास में उस प्रकार से पढ़ाया भी गया है। लेकिन अगर फिर भी समस्या हो रहा है तो आप लास्ट मोमेंट में होता है ना छक्का मारना, उसको मारने की कोशिश करना है। यानी कि लास्ट मोमेंट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लो, बाकी रिमेनिंग को छोड़ दो और एग्जाम में जा करके छक्का मार करके और अच्छे खासे नंबर ले आना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो अभी एग्जाम के टाइम पे ये बात हम नहीं बोलेंगे कि अभी तुम कंसेप्ट के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, नहीं। अब आपको सीधे सीधे वहाँ पे ये फोकस करना है कि कैसे एग्जाम में आपको सारे सवाल सॉल्व होने चाहिए। तो चलो आ जाओ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे जानते हो, 1 सेकेंड, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे और भी सवाल है। ठीक है, यहाँ पे और भी सवाल है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, उसी को हम पहले दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो सवाल है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो इसका टाइप होता है, ये दोनों टाइप में मेजर डिफरेंसेस पूछ रहा है आपसे, 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, इसके बाद देखो
यानी कि दोनों का दोनों सेम सवाल है, दोनों के दोनों सेम सवाल है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस पूछ रहा है, ठीक है। और एक सवाल और यहाँ पे आगे देखोगे तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसमें पार्टिकुलरली आपको मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप पूछ रहा है और यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछ रहा है। तो कुछ हम चीजें आपको समझाएंगे, उसको ध्यान से सुनना पहले और समझना, क्योंकि देखोगे तो हम यहाँ पे सारे चीज को इस प्रकार से अरेंज किए हुए हैं कि आपको एवरीथिंग आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछ दिया कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो कहोगे कि सर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में तो जनरली हम लोग दोनों टाइप को अलग अलग पढ़े हैं, यानी कि मूविंग आयरन में आप एक पढ़े हो अट्रैक्शन टाइप और दूसरा पढ़े हो रिपल्सन टाइप। तो सर कॉमनली अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग पूछेगा तो किसका लिखेंगे, एक का लिखेंगे या दोनों लिखेंगे? तो देखो बाबू वहां पे आपको एक ही का लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉमन वे में लिखना पड़ेगा। कॉमन वे में कहने का मतलब कि देखते हो दोनों में कि फंडामेंटली तो एक ही चीज होता है, फंडामेंटली एक ही चीज होता है कि इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बेसिस पे क्या होता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स के कारण वहां पे डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आए तो आप क्या करना कि अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का पूरा लिख देना, वर्किंग पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा वर्किंग आप लिख देना, ठीक है। कोई भी वहां पे नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन के तौर पे क्या निकला, कंक्लूजन के तौर पे ये निकला कि हम लोग को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखना है और इसके स्केल पे भी कमेंट करना है और देखना है कि एसी मेजर करेगा नहीं करेगा। इसमें हम लोग को अगला सवाल है कि टॉर्क यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालनी है, टॉर्क डिराइव करनी है और स्केल पे कमेंट करनी है। तो टॉर्क तो निकालेंगे तभी कमेंट पे आप वहाँ पर कमेंट कर पाओगे, मतलब कि स्केल पे कमेंट कर पाओगे। तो टॉर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, टॉर्क और स्केल, ठीक है। उसके बाद आगे सवाल में बढ़ोगे तो यहाँ तो सेम टू सेम सवाल है। तो चलो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के प्रत्येक पार्ट को आपको समझना जरूरी है। देखो बाबू अगर सिंपल सी बात किया जाए तो हम लोग जब पीएमएमसी इस्तेमाल कर रहे थे तो पीएमएमसी में खासियत था कि केवल डीसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करता था, लेकिन हम लोग को चाहिए था कि कोई ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हो जो जनरली, ठीक है, जो जनरली एसी क्वांटिटी को भी मेजरमेंट कर सके। अब एसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो बनाने पड़ेंगे ना जो हम लोग को एसी वैल्यू का मेजरमेंट कर सके। तो वहां पर क्या किया गया कि जनरली, ध्यान सुना, जनरली हम लोग इस प्रकार से इस सिस्टम को डिजाइन किए। वन सेकेंड थोड़ा सा एक बार रुक जाना, क्योंकि हम थोड़ा सा ये चीज दिखना चाहते हैं। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया गया जो एसी क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाए। तो इसके लिए देखा गया एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे था। तो इसके बेसिस पे हम लोग दोनों क्वांटिटी को मेजर कर सकें, एसी एंड डीसी दोनों। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोल दिया गया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इसलिए क्योंकि आप देखोगे तो मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में क्वाइल मूव करता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आयरन पार्ट मूव करता है, जिसको सॉफ्ट आयरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात को लिखा गया कि एस एक प्रॉपर डिफिनेशन के रूप में कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन विच सॉफ्ट आयरन पार्ट इन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मेजर बोथ एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉपर डिफिनेशन दे दिया गया है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। तो एग्जाम में चाहो तो आप ऐसे डिफिनेशन दे सकते हो और नहीं तो आप सीधे सीधे शब्दों में सीधे सीधे बात में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बेसिकली टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप मिलेंगे, एक मिलेंगे अट्रैक्शन टाइप और दूसरा मिलेगा रिपल्सन टाइप, ठीक है। तो एक हो जाएगा अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन टाइप। और थोड़ा सा फास्ट गति से क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। देखो अगर अट्रैक्शन टाइप की बात करोगे तो अट्रैक्शन टाइप आप जानते हो कि कंस्ट्रक्शन की अगर बात करोगे तो अट्रैक्शन टाइप में हम लोग को ये होता है कि देखो एक यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, इस पे क्वाइल लपेटते हैं और उसी क्वाइल में क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसको सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और इसकी बगल में क्या करेंगे कि एक मतलब कि स्पिंडल लगाएंगे और इस स्पिंडल से साथ एक सॉफ्ट आयरन को लगाएंगे, एक सॉफ्ट आयरन को लगाएंगे और इस सॉफ्ट आयरन
जो स्पिंडल के साथ कनेक्टेड रहेगा, इस स्पिंडल को क्या करेंगे कि जेवल बेरिंग के साथ में हम लोग अटैच करेंगे ताकि ये मूव कर सके, ठीक है। और इसी सॉफ्ट आयरन के साथ जो स्पिंडल कनेक्टेड है उसके साथ एक पॉइंटर लगेगा, और पॉइंटर के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डैम्पिंग के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कंट्रोलिंग के लिए स्पाइरल स्प्रिंग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये आपको स्केल दिखाई दे रहा है। तो जनरली आपको अगर कंस्ट्रक्शन लिखने की बात है तो इन्हीं सब बात को अरेंज वे में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे आपको सीधे सीधे बातों में बताए हैं, इसको दिखा देते हैं कि कैसे आपको लिखनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आपको बातें बताते हैं कि मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक आपका सॉफ्ट आयरन पार्ट होगा, ठीक है। एक सॉफ्ट आयरन पार्ट होगा, और इस सॉफ्ट आयरन पार्ट की बात करोगे तो ये स्पिंडल के साथ कनेक्टेड रहेगा, स्पिंडल के साथ कनेक्टेड रहेगा, और उसी स्पिंडल के साथ एक पॉइंटर भी कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर विथ के बदले विच होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से विथ लिखा गया, ठीक है, विच होगा। अब यहाँ पर एक कॉपर क्वाइल जो है, ध्यान देना, एक कॉपर क्वाइल जो है ये आयरन के ऊपर में मतलब कि लपेटा हुआ रहेगा, उंड किया हुआ रहेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी को मेजरमेंट भी किए जाएंगे। बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट होगा, और उसी अट्रैक्शन के कारण पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि एक वो स्पाइरल स्प्रिंग भी कनेक्टेड किया जाएगा, और इस स्पाइरल स्प्रिंग का काम ये रहेगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है, और साथ में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आप जानते हो कि डैम्पिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन वहाँ पे नहीं हो सके, ठीक है ना। तो डैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोलिंग के लिए स्पाइरल स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या कोई परेशानी होने की बात नहीं है, ठीक है। तो दो को टर्मिनल यहाँ पे लिया जाएगा, किससे, जहाँ पे आप कॉइल कनेक्ट कर रहे हैं उससे, और उसी कॉइल में उस क्वांटिटी को आप सप्लाई करोगे, कनेक्ट करोगे जिस क्वांटिटी को मेजर करनी है। जैसे वोल्टेज मेजर करनी है तो उस वोल्टेज को वही दो टर्मिनल के बीच में अप्लाई करोगे, करंट मेजर करनी है तो करंट को उसी कॉइल में आप सप्लाई करोगे। वर्किंग की बात करोगे तो सिंपल सी फंडा यहाँ पर वर्किंग क्या होता है, आ जाओ पहले यहाँ पे डायग्राम में, वर्किंग डायग्राम में समझ लो, बाकी आप सीधे सीधे बात समझ सकते हो। देखो जैसे आप यहाँ से एसी सप्लाई दोगे, मतलब कि एसी सप्लाई ही मत कहो, डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन एसी सप्लाई हम लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डीसी एसी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आगे आपको क्लियरली पता चलने वाला है कि डीसी एसी के लिए दोनों के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई मान लेते हैं कि एसी सप्लाई यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो करंट यहाँ पे जो क्वाइल लगा हुआ है उस क्वाइल से होकर जाएगा, तो क्वाइल से होकर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस करेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सपोज मान लो कि यहाँ पर ऐसे मैग्नेट है और यहाँ पर ऐसे प्लेट है, तो जैसे यहाँ पर मैग्नेट अगर अट्रैक्शन देगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। और जैसे ये सॉफ्ट आयरन मूव करेगा तो सॉफ्ट आयरन के साथ ही यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, अटैच है, तो चूंकि सॉफ्ट आयरन यहाँ पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्पिंडल भी रोटेट करेगा। और जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो स्पिंडल के साथ ही यहाँ पे पॉइंटर कनेक्ट है, तो पॉइंटर भी मूव करेगा, और पॉइंटर मूव करेगा ओवर द स्केल, तो रीडिंग वहाँ पे दिखाएगा कि कितने वैल्यू को मेजर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर वर्किंग भी आपको इसी प्रकार से लिखने, ज़्यादा टफ ज़्यादा डिफिकल्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एकदम सीधे सीधे बातों में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग देखोगे तो वर्किंग आपको सारा चीज बातें जो यहाँ पे बोला गया वही बातें यहाँ पे लिखा गया। एक बार क्या करना कि एक कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सारा चीज इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेंटेंसन लिखे गए वो सारे के सारे एकदम इजी वे में लिखा गया, आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेनली हम लोग को यहाँ पर है टॉर्क निकालना, कि जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इस अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो आ जाओ, देखो आप जानते हो कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना डिफ्लेक्टिंग
टॉर्क मिलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो। आप यहाँ पे जान रहे हो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा मैग्नेटिक पोल पे और दूसरा डिपेंड करेगा फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो आप कह सकते हो ना कि फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल मिलेगा, और साथ में ये कह सकते हो, 1 सेकेंड, और साथ में आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी प्रोपोर्शनल मिलने वाला है। तो दोनों इफेक्ट को अगर कंबाइन करेंगे तो फोर्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल मिलेगा m इंटू एच, मिलेगा ना, m इंटू एच। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना दो। ठीक है, और ये सब देखो, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल में आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म, उसी से ये सारे रिलेशन आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो मैग्नेटिक पोल और फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये दोनों भी किसी पे डिपेंड करते हैं, और ये दोनों डिपेंड करते हैं करंट पे। कैसे भाई? जैसे आपने कॉइल में करंट सप्लाई किया था, इस कॉइल में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, जैसे इस कॉइल में आपने करंट सप्लाई किया था, तो इसी करंट के बेसिस पे तो मैग्नेटिक पोल डिपेंड करेगा, और इसी करंट के बेसिस पे ये मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर दोनों चीजें अगर करंट पे डिपेंड कर रहा है तो आप यहाँ पे इस बात को लिख सकते हो ना कि मैग्नेटिक पोल भी करंट पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी करंट पे डिपेंड करेगा। इसके कारण यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि सबसे पहले तो फोर्स हम लोग को पीछे आया था कि m इंटू एच के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, तो m भी करंट पे प्रोपोर्शनल है और h भी करंट के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों हम लोग यहाँ पर अगर पुट करें करंट के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि F प्रोपोर्शनल I के स्क्वायर है, यानी कि जो अभी निकल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल रही है तो अभी हम लोग को इससे स्केल पता नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा टॉर्क। कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का स्टार्टिंग में ही बात किया गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल मिलेगा। फोर्स जो निकल चुका है वो निकल चुका है कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो आप इन दोनों के रिलेशन को कंबाइन करके ये बातें बोलोगे कि टॉर्क जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। कौन सा टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे किया जाएगा, तो टी डी इक्वल टू इतना मिल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क दिखना है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो हम लोग स्पाइरल स्प्रिंग से लगाते हैं। तो स्पाइरल स्प्रिंग में जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा यानी कि टीसी की बात करोगे तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर एस आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब चूंकि आप ये जानते हो कि स्टेडी स्टेट कंडीशंस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर है, दोनों को बराबर कर दोगे, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा के बटा एस इंटू आई स्क्वायर। के बटा एस जो है कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। अब आपको पता है कि आई जो है तो वही क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं, और थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग एंगल है। इसका मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो कि आई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है। तो आई स्क्वायर जो है ये लीनियर फंक्शन तो नहीं हुआ, तो जब लीनियर फंक्शन नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर जो स्केल होगा नॉन लीनियर स्केल होगा। स्केल कैसा? नॉन लीनियर स्केल, इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्केल बोलते हैं। और एक बात आप याद रखना, जब भी डिफ्लेक्टिंग एंगल यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आता है इसका मतलब कि हम लोग इससे दोनों क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब कि एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटी का। ठीक है, तो एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करेंगे तो इसका लॉजिक सिंपल सा ये चलता है कि यहाँ पे अगर थीटा प्रोपोर्शनल अगर आई स्क्वायर है तो अगर यहाँ पे देखो अगर डीसी करंट अप्लाई करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर एसी करंट अप्लाई करोगे बाबू तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा। लेकिन आई स्क्वायर में अगर पॉजिटिव अप्लाई करो या निगेटिव अप्लाई करो, स्क्वायर करने पे दोनों पॉजिटिव ही हो जाता है, यानी कि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों क्वांटिटी मीन्स निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को मेजर करने में सक्षम होगा। तो आप कह सकते हो ना यहाँ पर दोनों टाइप के क्वांटिटी मीन्स एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एबल होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद आता है यहाँ पे रिपल्सन टाइप मूविंग स्पीड, ये भी पढ़ लो क्योंकि रिपल्सन टाइप भी कभी कभार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी से फास्ट इसको बताते हैं क्योंकि टॉर्क निकालने का जो तरीका है वो इसमें भी सेम है
उसमें भी सेम है, यानी कि दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, देखो आप रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये चीज जानते हो, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होता है उसी के बेसिस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने वाला चीज। तो यहाँ देख रहे हो कि जनरली ये को यहाँ पर पहले ध्यान देना, यहाँ पे कॉइल को हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करने का काम करेगा। उस कॉइल के साथ में एक यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगा देंगे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन लगा देंगे और ये सॉफ्ट आयरन फिक्स रहेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। लेकिन दूसरा हम लोग सॉफ्ट आयरन यहाँ पे स्पिंडल से कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको स्पिंडल दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा स्पिंडल है, स्पिंडल से ये सॉफ्ट आयरन कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो स्पिंडल से सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है ये मूवेबल आयरन होगा, यानी कि एक रहेगा फिक्स सॉफ्ट आयरन जो यहाँ पर लगा हुआ है कॉइल से, और एक रहेगा मूवेबल सॉफ्ट आयरन जो कि स्पिंडल से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या होगा कि देख रहे हो कि ये स्पिंडल दोनों एंड पे जेवल बेरिंग से कनेक्टेड है, जेवल बेरिंग से प्रोवाइडेड किया गया है ताकि ये मूव कर सके आसानी से। और उसी स्पिंडल से एक पॉइंटर यहाँ पे अटैच है और एक स्केल अटैच है। इसके दोनों एंड पे ध्यान से देखना, इसके दोनों एंड पे स्पाइरल स्प्रिंग लगाए जाएंगे ताकि कंट्रोलिंग टॉर्क वहां पे प्रोवाइड किया जा सके। अब ये काम कैसे करेगा, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात करोगे तो सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पे जो आपको कॉइल दिखाई दे रहा है, इस कॉइल में जैसे करंट सप्लाई करोगे, वोल्टेज सप्लाई करोगे, यानी कि मेजरिंग क्वांटिटी सप्लाई करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखोगे कि दोनों जगह पे यानी कि कुछ ऐसे पोल्स क्रिएट होंगे जो अपोजिट नेचर के बनेंगे, सॉरी अपोजिट नेचर, सेम नेचर के, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा ना, सेम नेचर के फोर्स यहाँ पे बनेंगे, सेम नेचर के पोल बनेंगे। जैसे ही सेम नेचर के पोल बनेंगे तो यहाँ पर इस मूवेबल सॉफ्ट आयरन और इस फिक्स सॉफ्ट आयरन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जो मूवेबल है वो तो मूव कर जाएगा, लेकिन जो स्टैटिक है, फिक्स है, वो तो मूव नहीं ना करेगा। तो ये वाला क्वाइल वाला जो सॉफ्ट आयरन है ये स्टैटिक है और ये वाला मूवेबल है। तो जैसे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये वाला जो मैग्नेट है ये मूव करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। तो मूव करने का मतलब कि इससे दूर जाना चाहेगा, तो ये तो चूंकि रोटेशन के लिए बनाया गया है तो ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा तो स्पिंडल इससे कनेक्टेड है तो स्पिंडल भी घूमेगा, और स्पिंडल से पॉइंटर कनेक्टेड है तो पॉइंटर भी मूव करना शुरू करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जितना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सॉफ्ट आयरन के बीच में लगेगा उतना ही यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने वाला है। तो सेम फंडामेंटल यहाँ भी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज अब यहाँ पे सारे चीज को हम दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, जो जो बातें आपको बताए गए वही सारे बातें मेंशन किया गया। यहाँ पे आप टॉर्क निकालोगे तो सेम टू सेम प्रोसेस, केवल वहां पे था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे है फोर्स ऑफ रिपल्सन, बाकी सेम टू सेम बाबू प्रोसेस आपको चलेगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम रिपीट चल रहा है। और यहाँ पे फाइनली एट द एंड देखोगे तो यहाँ भी थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर मिलेगा, इस स्केल मिलेगा नॉन लीनियर, और एसी एंड डीसी दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बस इतना आप काम कर दोगे तो समझो कि आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप है, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, केवल अगर कॉमन रूप से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने की बात करता है तो आपको क्या करना है कि अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर देने, कंस्ट्रक्शन और मतलब की वर्किंग। ठीक है ना, दोनों मत एक्सप्लेन करना, क्योंकि दोनों एक्सप्लेन करोगे तो गलत नहीं होगा बट आपको टाइम कंज्यूमिंग काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये करना कि स्केल पूछे या ना पूछे, आपको स्केल तक जाना है, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर तक कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, और ये सवाल 4 नंबर में नहीं पूछेगा, 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इस यूनिट से बहुत ही लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो लिमिटेड टॉपिक को कवर कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर की बात कर रहा है, ईडीएम की बात कर रहा है। ठीक है, ईडीएम वाटमीटर, यहाँ पर भी वही है, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाटमीटर की बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान देना कि अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा और अगर मान लें कि सपोज आपको वाट मीटर याद है, इंस्ट्रूमेंट नहीं याद है, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट
और एक है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। दोनों दो चीज़ें हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करते हो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, तो कॉमन रूप से आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर डिफाइन करते हो, वहाँ पे आपको एकदम वाट मीटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने पड़ते हैं, वाट मीटर के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार होता है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर आपको इंस्ट्रूमेंट पूछेगा और आपका इंस्ट्रूमेंट मतलब कि उस टाइम पे ध्यान में नहीं आ रहा है, और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर ध्यान में है, तो वहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे करना है कि पहले आपको इस चीज़ को सतर्कता बरतना है। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट केवल पूछे तो उसी को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम दोनों एक्सप्लेन कर देंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको वाट मीटर ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और जनरली इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो कम पूछता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार पूछेगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो जैसे ये सब तरीका है थोड़ा सा कि कभी कभार अगर कहीं पे आप फंस गए, आंसर में नहीं आ रहा है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या लिखे नहीं लिखे, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे जानते हो बेसिकली कि पीएमएमसी ओनली डीसी के लिए अप्लाई होता है। और इसमें एक चीज़ होता है क्या कि परमानेंट मैग्नेट जो एजिंग इफेक्ट के कारण ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मतलब कि ऐसे कहोगे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाने लगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जिसको बोल दिया गया इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पे। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग आमीटर भी बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर जनरली बात करोगे तो हम लोग वाट मीटर के रूप में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है डीसी के साथ साथ एसी क्वांटिटी को भी मेजर करने में सक्षम होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब समझ लो। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे, तो सारे चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लो यहाँ पे ध्यान से, इसमें अगर बात करोगे तो दो कॉइल रहेंगे, एक रहेंगे करंट कॉइल और एक रहेंगे पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। और करंट कॉइल को बोलेंगे फिक्स कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को बोलेंगे मूविंग कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल यहाँ पर दो हाफ हाफ सेपरेट पार्ट में डिवाइड करेंगे जो कि सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ लोड के साथ। लेकिन अगर पोटेंशियल कॉइल की बात करेंगे तो पोटेंशियल कॉइल इस प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या तो आपको करंट कॉइल के साथ कनेक्टेड रहेगा या तो डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज से पैरेलली कनेक्टेड रहेगा, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। करंट कॉइल में लोड करंट जाएगा और पोटेंशियल कॉइल में मूविंग कॉइल में लोड वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, मीन्स सप्लाई वोल्टेज अप्लाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर जो कनेक्ट रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, और यहाँ पर जो वर्किंग होगा ये इस प्रकार से वर्किंग होगा कि एक वो कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसमें दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंट्रैक्शन होगा, और उसी इंट्रैक्शन के कारण मूविंग कॉइल यानी कि उस इंट्रैक्शन के कारण पॉइंटर रोटेट करना शुरू करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलना शुरू होगा। तो थोड़ा सा इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे सारे बात मेंशन किया गया, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो को कॉइल रहेगा जिसमें करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल रहेगा, ये सारे बात आपको मेंशन कर दिया गया। कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको समझा देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, जैसे आप देखोगे तो पोटेंशियल कॉइल आपको यहाँ पर करंट कॉइल के साथ में कनेक्टेड रहेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। साथ में बात करोगे तो करंट कॉइल लो रेजिस्टेंस कॉइल होगा लेकिन हाई इंडक्टेंस में रहेगा। लेकिन पोटेंशियल कॉइल की बात करोगे तो पोटेंशियल कॉइल में आपको हाई रेजिस्टेंस मिलेगा लेकिन लो इंडक्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। और इस स्प्रिंग के इस्तेमाल से कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा। इसमें अगर बात करेंगे डैम्पिंग का तो हम लोग यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ देखो, इसमें जो डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में वो इस्तेमाल करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पर ईडी करंट जो डैम्पिंग है ना वो सुटेबल नहीं हो पाता है, ईडी करंट डैम्पिंग सुटेबल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग को एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये एक कॉमन रूप से आपको सारे कॉमन चीज़ें लेके चलना है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करोगे तो आप यहाँ पे जानते हो कि जैसे यहाँ पर कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस
कॉइल पे एक फोर्स लगता है और सेम प्रिंसिपल यही है। दो करंट कॉइल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिए, करंट कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ फिर से यहाँ पर, दो करंट कॉइल है, इस करंट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा इन दोनों कॉइल के द्वारा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, बिकॉज आपको पता है कि पोटेंशियल कॉइल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल कॉइल पे फोर्स लगेगा, मूव करेगा, तो यहाँ से कनेक्टेड क्या है, पॉइंटर, ये भी मूव करना शुरू करेगा, डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो जनरली इस बात को मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। किस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि जो बातें अभी बताया गया आपको, यहाँ देखो, सप्लाई इज गिवन टू द डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल produces magnetic field and current flowing through the potential coil also produces a magnetic field. Due to interaction of this magnetic field, force is produced on the moving system of the instrument, thus pointer moves over the scale. तो यही बातें आपको ध्यान में रख के चलना है कि एक कॉइल जो करंट कॉइल है उसके द्वारा फील्ड बनेगा और उस फील्ड में जो पोटेंशियल कॉइल है उसमें करंट फ्लो करेगा, तो उस पोटेंशियल कॉइल पे फोर्स लगेगा जिसके कारण मूविंग सिस्टम वहां पे मूव करना शुरू कर देगा और पॉइंटर फाइनली डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जनरली यहाँ पर इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ता है, तो आप यहाँ पे समझोगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो मिल रहा है वो दोनों के इंट्रैक्शन के कारण मिल रहा है, यानी कि दोनों कॉइल के फील्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है इसके कारण। तो आप कह सकते हो ना कि दोनों कॉइल में जो करंट जा रहा है कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे इंट्रैक्शन मिलेगा। तो आप समझ के चलो यहाँ पर आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा वो करंट कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल मिलेगा और पोटेंशियल कॉइल के यहाँ पर करंट के डिफ्लेक्टिंग के कारण मिलेगा। ऐसा देखो रीजन क्या है, रीजन समझ लो, रीजन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू मिलता है बी आई एल साइन थीटा, यही तो मिलता है। तो अगर ये देखोगे तो बी क्या होता है भाई, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड करंट कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया और ये जो करंट है ये करंट वही करंट होता है जो किसी कॉइल और कंडक्टर में फ्लो करता है। तो ये वही कॉइल है जो पोटेंशियल कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कॉइल का करंट हो गया। अब इन्हीं दोनों के इंट्रैक्शन के कारण यहाँ पे हो रहा है, क्यों भाई, तो आप जानते हो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो मिलता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये मिलेगा प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स यहाँ पर करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल टू करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल मिल रहा है। इसी कारण से दोनों को अलग अलग सेपरेट करके पहले यहाँ पे दिखा दिया गया कि एक फिक्स कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होगा और दूसरा मूविंग कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल मिलेगा, और फाइनली यहाँ पे दोनों को कंबाइन करोगे तो कांस्टेंट यहाँ दे दोगे, तो इस प्रकार से आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। इस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। अब जैसे ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा तो आप यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशंस में लाओगे, क्योंकि आपने कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल लगा रखे हो, उसके लिए आपको पता है कि टीसी का वैल्यू एस इंटू थीटा होता है, और इधर से आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑलरेडी निकाल रखा है। दोनों को इक्वेट करके थीटा निकालोगे तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, दोनों कॉइल में करंट के इफेक्ट के कारण। और दो कॉइल के करंट से अगर डिपेंडेंट थीटा कर रहा है इसका मतलब कि स्केल लीनियर होने वाला नहीं है, ये बन जाएगा नॉन लीनियर। तो यही जो नॉन लीनियर स्केल आया इसका मतलब कि एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटी से मेजरमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। अब आगे आ जाओ, तो ये हो गया आपका बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब अगर आपको पूछे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर तो आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है। आ जाओ यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से केवल थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, किसमें, पोटेंशियल कॉइल में। ये पोटेंशियल कॉइल इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। तो देखो ये इधर से आपको यहाँ पर फिक्स कॉइल दिखाई दे रहा है, ये है आधा फिक्स कॉइल और ये है आधा इधर फिक्स कॉइल, जिसको हम लोग करंट कॉइल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पोटेंशियल कॉइल देखोगे तो पोटेंशियल कॉइल ये वाला है, ये दिखाई दे रहा है, ये है पोटेंशियल कॉइल, ये है पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, ये है पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल हमेशा जो है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट रहेगा। तो देखो लोड के साथ ये हमेशा पैरेलली यहाँ पर कनेक्ट है इस प्रकार से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि पोटेंशियल कॉइल के करंट को लिमिट किया जा सके। ठीक है, और करंट कॉइल
पीछे भी बताया गया कि करंट कॉइल लोड करंट के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। तो देख रहे हो लोड करंट के साथ इस सीरीज में कनेक्टेड है इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों करंट कॉइल क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये पोटेंशियल कॉइल क्या करेगा, तो पोटेंशियल कॉइल में जब करंट जाएगा पोटेंशियल करंट, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, और जैसे ही इस कॉइल पे फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करना शुरू करेगा, और इसमें जो मूविंग सिस्टम है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो मेनली हम लोग को इस वाले वाट मीटर में इस बात को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा वो पावर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना पावर इसमें दिया जाएगा उसी पावर के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। अगर ये आपने दिखा दिया इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पावर का मेजरमेंट किया करते हैं, बस इतना से आपको करना होगा, ठीक है। और बाकी तो हमें पता है कि तुम लोग एकदम जितना मस्ती में पढ़ रहे हो, जितना मस्ती में पढ़ाई कर रहे हो, और उतना मस्ती में करना भी चाहिए, और कभी कभार जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई कर लेना, ठीक है। और इतना अच्छे से पढ़ाई करना कि दूर तक वो काम आ सके, ठीक है। कहोगे कि अचानक ये सब बातें क्यों बोलते हैं सर, तो अचानक इसलिए बोलते हैं ताकि तुम लोग बीच बीच में अगर मान लें कि थोड़ा सा लूज फील करने लगो तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर सको, ठीक है। और थोड़ा सा हम भी मोटिवेट अंदर से हो जाते हैं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हम भी क्या होता है कि बीच बीच में थोड़ा सा फ्लो टूटने लगता है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे आपको सारे कॉइल के मेंशन कर दिया गया किस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा। तो देखा जाएगा तो जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको जनरली इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में बताया गया है, वही कंस्ट्रक्शन वही वर्किंग यहाँ भी चलेगा, केवल डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन हम मेंशन कर दिए बाबू, पूरा यहाँ पे वर्किंग मेंशन कर दिए, इसको आप एक बार पढ़ लेना, जो बातें पीछे समझाया गया वही बातें इसमें मेंशन किया गया, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि वाट मीटर आपको वाट लगा देगा अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो, क्योंकि वाट मीटर से सवाल बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और अगर 6 नंबर का भी सवाल पूछ दिया तो सोच सकते हो कि जहाँ पे 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं, अगर छोड़ के चले जाओगे तो 6 नंबर के कारण हो सकता है कि वाट लग जाए, हो सकता है कि बहुत नंबर कम आने लगे। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन में आते हैं। देखो टॉर्क इक्वेशन में आने का मतलब क्या है कि अब थोड़ी सी जिस प्रकार से पीछे में एक्सप्लेन कर रहे थे बस उसी प्रकार से यहाँ पर बातें समझ जानी है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहे थे ना उसी बात को आगे यहाँ पर आपको लेके चलनी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जाओ, देखो तो देखो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कॉइल, करंट कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई सी होगा, करंट कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। सारा के सारा रिलेशन वही चल रहा है जो पीछे आपको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर देखोगे तो करंट जो पोटेंशियल कॉइल में होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल मिलेगा, तो यहाँ पे आई पी प्रोपोर्शनल टू बी मिल गया। अब आपको टॉर्क पता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो आपको पता है कि फोर्स यहाँ पर मिलेगा बी आई एल साइन थीटा, यानी कि फोर्स जो है वो डेंसिटी, और यहाँ पर अगर बात करो ये डेंसिटी और साथ में जो करंट है यानी कि जो पोटेंशियल कॉइल का करंट उस पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी करंट कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल कॉइल का जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो करंट कॉइल के करंट और पोटेंशियल कॉइल के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इन दोनों के कंबाइंड को, इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइंड किया गया, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हम लोग को फोर्स के प्रोपोर्शनल मिल ही रहा है। तो यहाँ से सिंपली आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालोगे तो आप इस बात को पाओगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे इन दोनों करंट के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, यानी कि करंट कॉइल का करंट और पोटेंशियल कॉइल के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से आप सिंपल सी लॉजिक लगा सकते हो ना भाई कि वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज, करंट कॉइल करंट, यही तो दो क्वांटिटी है। अब इन दोनों के प्रोपोर्शनल अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चल रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दोगे तो आप ये बात बोल सकते हो ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये पावर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट में पावर आप जितना अप्लाइड करेंगे, जितना पावर देंगे, उसी पावर के हिसाब से, ठीक है, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे तुम लोग भोजपुरिया गाना सुनते हो ना कि क्या क्या पावर वाला बहुत सारे सॉन्ग सुनते हो, जैसे हम तो सॉन्ग भोजपुरिया कम सुनते हैं, लेकिन कुछ कुछ खतरनाक वाला गाना होता है भोजपुरिया में जो एकदम हिला के रख देता है, ठीक है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पावर अगर सर्किट में सप्लाई करोगे तो पावर जितना दोगे उतना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे मिलने वाला है। इससे ये बातें स्पष्ट होता है कि ये जो क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा वो मेजरमेंट होगा पावर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिख दिया गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द पावर विच हैज टू बी मेजर। जो पावर को मेजर किया जाने वाला है उसी के प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। बस इतना काम आप कर दोगे, यहाँ से आपको इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर आपका निरस्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक बार क्या करना कि इसको आप एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, काफ़ी ईजी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं नो डाउट, बट आपको ईजी है। ठीक है, देखो जहाँ पर बाबू जो चीज़ें ईजी रहेगा उसको हम ईजी बोलते हुए आगे बढ़ेंगे, बाकी तुम लोग आगे मत बढ़ना, तुम लोग इसको फिनिश करके आगे कंप्लीट करना। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे जो 3 फेज सर्किट के पावर मेजरमेंट है, जो हम लोग अलग अलग मेथड पढ़े, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर। तो 2 वाट मीटर मेथड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 वाट मीटर, यहाँ पे आ जाओ, 2 वाट मीटर इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल इतने सारे पूछे गए हैं, इतने सारे पूछे गए हैं, इसको बिना करके जाना है, मतलब बिना करके एग्जाम में जाना ही नहीं है। एकदम इसको हर हाल में सारे सारे तरीके से आपको करके जाना है। साथ में आपको ये भी कर लेना है कि कभी कभार आपको 2 वाट मीटर के रिस्पेक्ट में क्या करेगा कि 3 वाट मीटर वाला मेथड घुसेड़ देता है। जैसे आपको वहाँ पे पढ़ाते समय समझाया गया था कि 2 वाट मीटर आप इस्तेमाल करोगे 3 फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के लिए ओनली तभी जब बैलेंस लोड रहेगा, लेकिन जब लोड अनबैलेंस हो जाएगा तो आप 2 वाट मीटर मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो बैलेंस लोड में तो इस्तेमाल हो जाएगा, बट अनबैलेंस कंडीशंस में आपको 3 वाट मीटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सवाल आपको पूछेगा अनबैलेंस के कंडीशन में, तो वहाँ पे आपको सीधे आंसर करना होगा किसका, 3 वाट मीटर मेथड में। तो 3 वाट मीटर भी आपको मतलब कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो पूछे जाते हैं, तो ये आपको दोनों के दोनों कॉमनली आपको सारे याद रखने, मतलब कि प्रोसेस रखने, प्रोसेस याद रखोगे इजीली आपको काम हो जाएगा। चलो आ जाओ, इसको तो पूरा हम थोड़ा सा समझाएंगे क्योंकि इससे सवाल बहुत खास अच्छे खासे आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, चलो डायरेक्ट हम शिफ्ट करेंगे 2 वाट मीटर मेथड पे। देखो सवाल देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ पावर इन द 3 फेज सर्किट फॉर बैलेंस लोड कैन बी मेजर्ड बाय द 2 वाट मीटर मेथड, एक्सप्लेन विथ नीट सर्किट एंड वेक्टर डायग्राम। ठीक है, सर्किट एंड वेक्टर डायग्राम दोनों आपको बनाने पड़ेंगे तभी यहाँ पे एक्सप्लेन भी होगा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि एक्सप्लेन हाउ पावर कैन बी मेजर्ड इन द 3 फेज सर्किट विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर। देख रहे हो दोनों में आपको 2 वाट मीटर क्यों भाई, तो यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे इस बात को मेजर कर रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड से अप्लाई करके 3 फेज सर्किट का आपका मेजरमेंट करना है, कैसे लोड में, बैलेंस लोड में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं बोले कि बैलेंस अनबैलेंस, तो आप हमेशा क्या करना कि बैलेंस लोड लेके चलना, बिकॉज बैलेंस लोड में आप 2 वाट मीटर मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, अनबैलेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो 2 वाट मीटर यहाँ पे कह दिया तो बैलेंस वाला आप दिखा देना। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा हुआ है कि reduce the expression for the power factor of a balanced 3 phase load with the help of 2 watt meter method। ठीक है, when the reading of the 2 watt meter are equal। आपको इसमें एक एडिशनल और बतानी है, एडिशनल ये बताना है कि आपको पावर फैक्टर वहाँ पे निकालनी है, और पावर फैक्टर निकाल के उस टाइम पे देखना है जब 2 वाट मीटर का रीडिंग इक्वल है तब। ये भी आपको इफेक्ट करवाया गया। ठीक है, तो अब कॉमन रूप से आ जाओ, एक सवाल और है यहाँ पे कि explain how power in 3 phase circuit for balance load can be measured by the 2 watt meter method, draw the vector diagram। देख रहे हो सभी सवाल में 2 वाट मीटर मेथड इस्तेमाल किए गए। तो आप सबसे पहले तो क्या करना कि 2 वाट मीटर को इतना पढ़ के जाना, इतना पढ़ के जाना, ये कोई भी हालत में छूट नहीं पाए। ठीक है, जैसे तुम लोग होता है ना, किसी के पीछे पड़ जाओगे तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको छोड़े भी ना, मतलब कि उसको छोड़ते ही नहीं हो, तो वही काम करना इसके पीछे भी, कि जो 2 वाट मीटर मेथड है इसके पीछे इस प्रकार से पढ़ना कि हर एक चीज को एकदम करके जाना। और इतना तो कन्फर्म है कि मिनिमम 4 नंबर के सवाल तो इससे आएगा ही आएगा। 3 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा अलग सी बात है, लेकिन 4 नंबर के सवाल इससे आएंगे।
चलो आ जाओ यहाँ पे देख लो कि किस प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा। देखो बाबू, 2 वाट मीटर मेथड का मतलब क्या है कि आपका 3 वायर 3 सिस्टम रहेगा, यानी कि 3 वायर 3 फेज सिस्टम रहेगा। इसमें से हम लोग किसी 2 फेज में क्या करेंगे कि वाट मीटर कनेक्ट करेंगे। और वाट मीटर कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि किसी 2 फेज में वाट मीटर लगाओगे तो जिस फेज में वाट मीटर लगानी है उस फेज के सीरीज में करंट कॉइल को लगा दोगे। करंट कॉइल को लगा दिया और उस वाट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल होगा उसको क्या करोगे कि दो फेज के बीच में कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर बी फेज को हम लोग कॉमन फेज के रूप में ले लिए हैं, ठीक है। और जो पहला वाट मीटर है इसका पोटेंशियल कॉइल आर फेज और बी फेज के बीच में कनेक्ट कर दिए। दूसरा जो वाट मीटर है इसका जो करंट कॉइल है वाई फेज के सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। और जो पोटेंशियल कॉइल है वाई फेज और बी फेज के बीच में कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से आपको सारा चीज लिख देना है, मेंशन कर देना है कि कौन से वाट मीटर के करंट कॉइल को कहाँ कनेक्ट कर रहे हो और पोटेंशियल कॉइल को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। देखोगे तो यहाँ पर भी हम भी मेंशन यहाँ पे सारी चीज किए हुए कि कहाँ कहाँ कनेक्टेड किया गया। इसके बाद आपको सीधे बढ़ना है फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम पे क्यों? क्योंकि फेजर डायग्राम का ही सारा चीज खेला है। फेजर डायग्राम बन जाएगा, एंगल मिल जाएगा, एंगल से आपको पावर फैक्टर मिलेगा, वहां पे वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2 वाट मीटर का, तो दोनों वाट मीटर में करंट कॉइल कौन से करंट का मेजर कर रहा है, पोटेंशियल कॉइल कौन से वोल्टेज का मेजर कर रहा है, ये बातें आपको स्पष्ट पता करना पड़ेगा। तो करंट कॉइल उसी करंट को मेजर करेगा ना जिस फेज में कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ पर देखा कि W1 अगर रीडिंग की बात करोगे तो W1 कहाँ कनेक्ट है भाई? तो W1 यहाँ कनेक्ट है आर फेज में। तो आर फेज के करंट को मेजर करेगा W1 का रीडिंग, यानी कि W1 जो वाट मीटर है उसका करंट कॉइल। इट मीन्स W1 जो वाट मीटर है करंट मेजर करेगा IR, और जो वोल्टेज मेजर करेगा वो R और B के फेज के बीच का लाइन वोल्टेज, यानी कि VRB करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या करोगे कि VRB यहाँ पे वोल्टेज निकालोगे। अब VRB वोल्टेज निकालने का आपको तरीका इस प्रकार से है कि VR माइनस VB कर दोगे, यहाँ से आप VR प्लस माइनस VB कर दोगे। इतना तो तरीका जानते हो ना? जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जान लो। तो VB को क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पर आप सबसे पहले तीनों फेज बना लेना, 1 सेकेंड, तीनों फेज बना लेना इस प्रकार से VR VY VB। और यहाँ पे क्या करना कि करंट आप ड्रॉ कर लेना लैगिंग नेचर मानते हुए, क्योंकि कॉइल का नेचर लैगिंग रहेगा। तो IR को यहाँ पे फाई एंगल से लैग करवा दिए, यहाँ पे मिल गया IR। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम लोग को मोटिव क्या है कि W1 रीडिंग के लिए करंट तो हम लोग को मिल गया, तो IR यहाँ पे करंट है जो VR से फाई एंगल लैग कर रहा है। लेकिन वोल्टेज अभी नहीं मिला है, क्योंकि वोल्टेज चाहिए VRB। मीन्स VRB का मतलब ये है कि VR और माइनस VB जो फेज है इसका रिजल्टेंट वोल्टेज, उसका रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम लॉ से निकालोगे। तो आपको यहाँ से VB को माइनस ले जाओगे इधर, VR और माइनस VB को आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जस्ट इसके बीचों बीच मिलेगा VRB, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा आपको देखो, ये पूरा के पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक VR और VY के बीच में कितना था? 120 डिग्री का एंगल था। जब ये VB इधर जाएगा तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, तो ये वाला मिलेगा 60 डिग्री। और जैसे ही फिर ये VRB यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो फिर से बाइसेक्ट मतलब कि आधा आधा, तो ये वाला मिल जाएगा 30 डिग्री। 60 का आधा कितना? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना रिलेशन मिल रहा है, कितना एंगल मिल रहा है। तो वाट मीटर में वोल्टेज कौन मेजर हो रहा है भाई? ये वाला। करंट कौन सा? ये वाला। तो वोल्टेज करंट के बीच में एंगल यही मिल रहा है ना, जिसको φ1 बोल रहे हैं। तो φ1 की वैल्यू कितना, जरा देख लो। ये पूरा एंगल मिल रहा है 30 और ये वाला एंगल है फाई, तो 30 में से फाई घटा दोगे तो φ1 मिल जाएगा। सिंपल सी बात हुआ कि फर्स्ट वाट मीटर जो रीडिंग है इसके लिए जो फेज एंगल की वैल्यू आ रहा है φ1, इसका वैल्यू 30 माइनस फाई आ जाएगा। ये कहाँ से पता चला? फेजर डायग्राम से। अगर फेजर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप या तो रट के इसको ऐसे लिखोगे और नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है। तो आपको सीधा सा मतलब याद रखना है कि कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रहेगा। आप कुछ भी भूल जाओ, तरीका पता रहेगा, आप डायरेक्टली वहां पे सारे चीज कैलकुलेट करके और वैल्यू लिख सकते हो।
जैसे ये सारे चीज मिल जाए, करंट मिल जाए, फेज एंगल मिल जाए, वोल्टेज मिल जाए, तो आपको पता है कि वाट मीटर जो रीडिंग करता है वो कैसे करता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, इतना ही तो करता है। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे कि W1 जो रीडिंग करेगा वो VRB इंटू IR इंटू कॉस 30-5। VRB लाइन वोल्टेज, IR लाइन करंट, क्योंकि स्टार में लाइन करंट फेज करंट दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ से आपको पावर फैक्टर कॉस 30-5 मिल गया। अब यहाँ से दूसरे वाट मीटर रीडिंग की बात करोगे, दूसरा वाट मीटर जो कनेक्ट था वो देख लो एक बार, तब आपको संतुष्टि होगा। दूसरा वाट मीटर का करंट कॉइल वाई फेज के साथ कनेक्ट है, और पोटेंशियल कॉइल वाई फेज और बी फेज के बीच में कनेक्ट है। तो अगर करंट की बात करोगे तो बाबू आई वाई मिलेगा, और अगर वोल्टेज की बात करोगे तो भी वाई बी मिलेगा। कितना? भी वाई बी। अब इन दोनों के बेसिस पे आपको पता चल गया कि जो वाट मीटर W2 है ये किसके किसके बीच में कनेक्ट हो रहा है। तो वहां से आप वोल्टेज निकाल दो, करंट निकाल दो। वोल्टेज भी वाई बी निकालोगे तो भी वाई प्लस माइनस भी करोगे, ठीक है। करंट आपका आई वाई निकल रहा है, फेज एंगल निकालनी है, तो चलो फिर से फेजर डायग्राम में और चलते हैं। अब निकालना है भी वाई बी, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ निकालना है भी वाई बी, तो आप क्या करोगे, भी वाई प्लस माइनस भी बी कर दोगे। आपने भी बी को माइनस इधर किया है, अब भी वाई और माइनस भी बी के बीच में आप रिजल्टेंट निकालोगे तो यही तो रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा, और ये मिल जाएगा भी वाई बी। करंट जो है वो करंट है बाबू, कौन सा करंट है, आई वाई। तो आप आई वाई करंट देखोगे तो भी वाई फेज वोल्टेज से सेम एंगल जो फाई है उससे लैग करेगा, तो फाई एंगल से यहाँ पे आई वाई लैग करती है। अब अगर दोनों के बीच के एंगल की बात करोगे, यानी कि वोल्टेज और ये करंट जो है इसके बीच में एंगल की बात करोगे, तो ये वाला एंगल है 30, ये वाला एंगल है 5, तो कितना मिलेगा, 30+5 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 30+5 हो गया। जैसे यहाँ पे एंगल 30+5 मिला, तो आप दोनों चीज को एक साथ कंबाइन करके इस बात को लिख सकते हो। यहाँ पर करंट हो गया आई वाई, फेज एंगल मिल गया 30+5, तो आप पावर कितना लिखोगे, W2 का रीडिंग ये मिल गया भी वाई बी आई वाई कॉस 30+5, लाइन वोल्टेज लाइन करंट कॉस 30+5, दोनों वाट मीटर रीडिंग मिल गया भाई। तो जब इन दोनों वाट मीटर रीडिंग को ऐड करोगे कि टोटल वाट मीटर रीडिंग क्या बता रही है, तो कैलकुलेट कर दो। ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे, वी एल आई एल कॉमन कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस 30-5 प्लस कॉस 30+b, यानी कि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। इसमें ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस 30 माइनस कॉस 5 मिलेगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 पुट करोगे, यहाँ से वैल्यू कट करके आपको मिल जाएगा √3 वी एल आई एल कॉस 5। एक इसका रीडिंग मिल गया, दोनों वाट मीटर के समेसन। समेसन जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, तो ये वही पावर है ना जो 3 फेज सर्किट का टोटल पावर निकल के आता है। इसका मतलब कि दोनों वाट मीटर जो रीडिंग मिल करके दोनों दे रहा था वो टोटल पावर के बराबर दे रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि दोनों वाट मीटर के रीडिंग को लेकर के जोड़ दोगे तो डायरेक्टली आपको 3 फेज सर्किट का टोटल पावर आपको मिल जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे आपको सारे बातें मेंशन कर दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में भी लिख दिया गया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है बाकी रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। रिएक्टिव पावर के लिए क्या करेंगे कि वाट मीटर का डिफरेंसेस निकालेंगे, W1 माइनस W2। W1 माइनस W2 करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर VL-IL कॉमन करोगे तो मिलेगा आपको cos 30-5 माइनस cos 30+5, यानी कि cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको चेंज कर देगा 2 sin A इंटू साइन बी। जैसे 2 sin A इंटू साइन बी में चेंज होगा तो यहाँ से आप सीधे सीधे इस वैल्यू को लेके आगे बढ़ोगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ से काटोगे मिलेगा VL-IL sin 5। कहोगे कि सर VL-IL sin 5 जो निकल के आ रहा है ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है जनरल रूप से अगर बात करोगे तो VL-IL sin 5 ये सिंपल अगर कहोगे तो किसी चीज की वैल्यू नहीं बता रहा है। अगर V फेज I फेज sin 5 रहता तो हम ये बात कर सकते थे कि सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर बता रहा है, बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं बोलेंगे कि कौन से रिएक्टिव पावर बता रहा है। तो 3 फेज के रिएक्टिव पावर के लिए आपको पता है कि √3 VL-IL sin 5 कर देंगे तो 3 फेज का रिएक्टिव पावर देता है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर 3 फेज का रिएक्टिव पावर अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप दोनों वाट मीटर के रीडिंग को डिफरेंसेस ले लो, और डिफरेंसेस लेने के बाद जितना आएगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो,
दैट इज द रिएक्टिव पावर इन द टोटल 3 फेज सर्किट। तो ये आपको टोटल रिएक्टिव पावर का वैल्यू इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कब? जब √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब। अब इतना जब काम हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग को पावर फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है कि पूरे सिस्टम की पावर फैक्टर क्या होगा। पूरे सिस्टम की पावर फैक्टर मतलब कि 3 फेज जो सिस्टम है इसका पावर फैक्टर क्या निकल के आ सकती है। तो यहाँ से दोनों जो कैलकुलेशन किए हैं, एक दोनों वाट मीटर के रीडिंग के समेशन और दूसरा डिफरेंसेस, इसके आधार पे आप क्या करोगे कि साइन बटा कॉस वाला इक्वेशन को साइन बटा कॉस कर दो। जैसे आपको डिफरेंसेस में साइन मिला और यहाँ पे एडिशन में कॉस मिला, तो आप क्या करो कि दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को जैसे डिवाइड करोगे तो इधर में ये दोनों डिवाइड होगा, इधर में ये दोनों डिवाइड होगा। यहाँ से आप देखोगे कि VL IL कटेगा, यहाँ बचेगा √3, साइन 5 बटे कॉस 5 tan 5 बन जाएगा। √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस प्रकार से इतना इक्वेशन आ जाएगा tan 5 के बराबर। tan 5 जब ये वाला इक्वेशन आ गया तो tan 5 क्या दे रहा है भाई? tan 5 दे रहा है, जहाँ से आप 5 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? tan इनवर्स करके। तो ये जो एक्चुअली में आपको एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एक्सप्रेशन कब आ रहा है? जब लैगिंग नेचर माने के चल रहे तब। क्यों? तो जिनको कन्फ्यूजन है यहाँ देख लो। जब यहाँ पर आप VR से IR को फाई एंगल से लैग करवाओ, VY से IY के फाई एंगल से लैग करवाओ, इसका मतलब कि लैगिंग नेचर आप मान के पहले से कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो मान के कैलकुलेट करोगे सेम टू सेम अगर वही आता है तो आप ये बात बोलोगे ना, यहाँ पर ये लैगिंग नेचर का आ गया, लैगिंग नेचर का। लेकिन आपको पता है कि जब लीडिंग नेचर में जाना पड़ता है तो माइनस इंसर्ट करना पड़ता है, माइनस इंक्लूड करने पड़ते हैं। अगर इसमें माइनस इंक्लूड कर दो तो ऊपर वाला चेंज कर जाएगा, W1 माइनस W2 के बदले W2 माइनस W1 बन जाएगा, W2 माइनस W1 बन गया। तो ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर की। तो एक अगर याद रखोगे ना तो आपको इजीली याद रहेगा। और ये जो आपको एक्सप्रेशन आया है, अभी हो सकता है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना एग्जाम में बहुत काम आता है, कंपटीशन एग्जाम में। आपको सेमेस्टर के एग्जाम में भी सीधे सीधे देखना, इससे आपको मिलेंगे सवाल। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो निकल गया tan 5, पावर फैक्टर तो नहीं निकला। पावर फैक्टर निकालने के लिए आप 5 निकालोगे, tan इनवर्स करोगे, पावर फैक्टर के लिए cos 5 कर दोगे तो 5 निकल गया इतना। तो cos 5 करोगे तो cos इंटू 5 की वैल्यू ये लोगे, ये निकल गया किसके लिए? लैगिंग लोड के लिए, लैगिंग नेचर के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वैल्यू निकल गया। लीडिंग के लिए करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि माइनस cos 5 कर देना, यानी कि cos माइनस 5। और ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल तरीका है जो आपको हर एक क्लास में बताया जाता है। यहाँ से आप -5 कर देंगे तो 5 की वैल्यू लाया है, माइनस पहले लगा दोगे, माइनस अंदर इंसर्ट कर दोगे तो ये मिल जाएगा W2 माइनस W। बस इतना बात आपको कर देना है। आपको 3 फेज सर्किट का पावर मेजरमेंट जो 2 वाट मीटर मेथड था, इसमें सारा चीज आपको कैलकुलेट कर लिया गया। अभी भी एक बात बचा हुआ है, इफेक्ट ऑफ द पावर फैक्टर ऑन द रीडिंग। जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी में भी पूछे जाते हैं, दोनों तरीका से पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है और थोड़ा सा आपको क्या करना है कि तरीका पता रखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। देखो, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन वाट मीटर रीडिंग, ठीक है, इन 2 वाट मीटर मेथड। जो वाट मीटर रीडिंग का वेरिएशन है, ये पावर फैक्टर के बेसिस पे कैसे अफेक्ट होता है, इसको डिस्कस करनी है। ये आपको क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया, तो बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है कि जब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लेके चलोगे, केस 1 लेके चलोगे कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 लेके चल रहे हो यूनिटी, तो फेज एंगल जहाँ पे 0 लेके चलोगे तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। W1 की रीडिंग VL IL cos 30 माइनस 5 मिलेगा और W2 का रीडिंग जो मिलेगा वो आपको मिलेगा दूसरा, जहाँ पे VL IL cos 30 प्लस 5 मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन याद रहेंगे। आप अलग अलग कंडीशंस मान लो, कंडीशंस के अनुसार फेज एंगल पुट कर दो और वैल्यू कैलकुलेट कर दो और वहाँ पे रिलेशन दिखा दो कि क्या रीडिंग का रिलेशन आ रहा है। बस यही काम इस पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 की वैल्यू 0 है, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से √3/2 VL IL W1 की रीडिंग, W2 का भी रीडिंग इतना ही आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका नहीं मतलब कि जब सर्किट का पावर फैक्टर अगर 1 रहेगा, यूनिटी रहेगा, तो वैसे कंडीशंस में दोनों वाट मीटर का रीडिंग सेम आएगा और सेम के साथ साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा।
दूसरा केस में पावर फैक्टर जब 0.5 लेके चलोगे तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे 0.5 का मतलब कि यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो W1 की रीडिंग आ जाएगा यहाँ पे √3/2 इंटू VL/IL, ठीक है। और W2 की अगर रीडिंग निकालोगे तो आपको आ जाएगा 0। तो ये बातें याद रखना है कि जब cos फाई यानी कि 0.5 पावर फैक्टर रहेगा तो एक की वैल्यू आएगा √3/2 VL/IL और एक का रीडिंग आएगा 0, ठीक है ना। जब यहाँ पे पावर फैक्टर तीसरा कंडीशन में 0 से 0.5 रखेंगे, 0 से 0.5 रखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में कितना आएगा भाई? तो ऐसे कंडीशंस में आप देखोगे कि ए को जो रीडिंग है, यहाँ पे आ जाओ, ए को जो रीडिंग है और यहाँ पे देखो 0 से 0.5 करने का मतलब कि आपको मानना पड़ेगा कि बीच वाले कुछ वैल्यू लोगे और कुछ वैल्यू ले करके आप दिखाओगे कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो बीच वाले हमने वैल्यू ले लिया कि यहाँ पे जो फेज एंगल है वो आपको ले लिए 75 और 25 एंगल के आधार पे कैलकुलेट किया गया तो W1 की रेटिंग आपको आ गया 0.707। और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक कि किसी को दिक्कत हो ना नहीं चाहिए। यहाँ पे W2 की रीडिंग करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू दोगे तो देखेगा कि माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस तो आ ही रहा है, साथ में दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, इक्वल भी नहीं है, अनइक्वल है। कब? जब पावर फैक्टर 0 से 0.5 के बीच में रहेगा तब, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा क्या? पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1 पे आपको क्या मिला? दोनों के दोनों बराबर और पॉजिटिव मिले। उसके बाद आप 0.5 पे देखो तो 0.5 पे आपको दूसरे कंडीशन में ये मिला कि एक मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू √3/2 VL/IL, तो एक मिलेगा दूसरा 0 वैल्यू, ठीक है। 0 से 0.5 के बीच में देखें तो हम लोग को क्या मिला कि दोनों की वैल्यू अनइक्वल और साथ में दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद चौथा कंडीशन पावर फैक्टर जब 0 लोगे तब क्या होगा? पावर फैक्टर 0 लोगे दोनों के दोनों यहाँ पर रीडिंग इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। बस यही इफेक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और यही इफेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि जब पावर फैक्टर 0.5 रहेगा तब दोनों वाट मीटर का रीडिंग क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद रहे तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जो आपने W1 W2 का रीडिंग का यहाँ पे फॉर्मूला निकाले हो पावर का, जैसे क्या निकाले हो? निकाले हुए ना कि VL/IL cos 30 - फाई और एक निकालो VL/IL cos 30 + फाई। अगर ये दोनों याद रहेगा तो ही बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से आप डिराइव करके वो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद एक सवाल यहाँ पर देख लो आगे क्या है। यही सवाल की हम बात कर रहे थे कि डिस्क्राइब ए मेथड टू पावर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज 3 वायर सिस्टम अनबैलेंस्ड लोड। हाउ कैन पावर फैक्टर, ध्यान सुनना, हाउ कैन पावर फैक्टर ऑफ ए बैलेंस लोड कैन डिटरमाइन बाय द मेथड। देखो पावर फैक्टर यहाँ पे डिटरमाइन करने की बात कर रहा है लेकिन पावर फैक्टर आपको उसी मेथड से डिटरमाइन करना जो मेथड आपको पीछे बताया गया। इसमें अनबैलेंस लोड को मेजरमेंट आप कैसे करोगे पावर, वो भी 3 फेज 3 सर्किट में, ये बातें करना है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जब आपको 3 फेज 3 वायर सिस्टम की बात करें और अनबैलेंस लोड की बात करें तो आपको एक बात ध्यान दे चलना है कि जब भी स्टार कनेक्शन सिस्टम में अनबैलेंस लोड आता है तो उसमें न्यूट्रल हमेशा प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि न्यूट्रल करंट में ही अनबैलेंस करंट फ्लो करता है। ये बातें आपको ध्यान में अभी रखने पड़ेंगे। ऐसे ये सारे चीज़ आपको बेसिक 3 फेज सर्किट में भी बताया गया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पढ़े होंगे। और अगर नहीं बताया गया तो आप आगे पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे मशीन पढ़ेंगे, जब आगे पावर सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 3 फेज 3 सिस्टम अनबैलेंस बोलेगा, इसका मतलब क्या है कि 3 फेज 4 सिस्टम की बात कर रहा है और 3 फेज 4 सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 फेज 4 सिस्टम, सॉरी 3 फेज 4 वायर सिस्टम यहाँ पर ये है जिसमें को न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पर 3 को वाट मीटर कनेक्ट कर देंगे और जैसे अभी तरीका आपको समझाया गया वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे और निकालेंगे पावर, टोटल पावर कैसे कैलकुलेट होगा। तो आ जाओ यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि सिंपल रूप से आपको चीज को ध्यान देके चलना है कि अगर W1 वाट मीटर की बात करोगे तो करंट IR मेजर करेगा। अगर वोल्टेज की बात करोगे बाबू तो ये न्यूट्रल और R फेज के बीच में कनेक्ट है तो ER फेज वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। तो ER फेज वोल्टेज और IR करंट और पावर फैक्टर मिलेगा cos फाई।
उसी प्रकार से W2 जो रीडिंग है ये आई वाई करेंट, ध्यान से देखते हैं ना, आई वाई करेंट और साथ में यहाँ पे फेज वोल्टेज जो वी वाई है या ई वाई को मेजर करेगा, पावर फैक्टर रहेगा कॉस फाई। और जो तीसरा वाट मीटर है ये क्या करेगा कि आई बी करेंट और बी और न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज क्या मिलेगा, तो ई बी मिलेगा। तो ई बी वोल्टेज, आई बी करेंट और कॉस फाई ये निकालेगा पावर। अब तीनों के बेसिस पे देखोगे तो तीनों का W1 का रीडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ई आर आई आर कॉस फाई, यानी कि भी फेज आई फेज कॉस फाई। ठीक है, ये आई पी मतलब कि भाई आई फेज है, ठीक है, सुधार लेना इसको, आई पी मतलब आई फेज है। तो W1 मिल गया। उसी प्रकार से W2 आप कैलकुलेट करोगे तो भी फेज आई फेज कॉस फाई मिल जाएगा। और इसी प्रकार से सिमिलरली आप W3 निकालेंगे तो भी फेज आई फेज कॉस फाई मिल जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग एक एक फेज का पावर मेजरमेंट करेगा। क्योंकि बैलेंस में क्या होता है कि बैलेंस में अगर एक फेज का आपने पावर कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ पे तीनों फेज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, यानी कि एक फेज क्यों, तो बैलेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई फेज अगर अनबैलेंस है, मतलब कि अलग अलग फेज में अलग अलग पावर डिलीवर किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको तीनों फेज के पावर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यही कारण है कि 3 वाट मीटर आपको लगाने पड़ेंगे। और 3 वाट मीटर जब लगा दोगे तो तीनों वाट मीटर के वैल्यू को आप मेजरमेंट के बेसिस पे एडिशन करोगे टोटल पावर निकालने के लिए, तो आपको यहाँ पे टोटल तीनों फेज का पावर निकल के आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये निकल गया भी फेज आई फेज कॉस फाई एक फेज का पावर, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा टोटल पावर। मल्टीप्लाई करोगे क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ही क्योंकि 3 यहाँ पे वैल्यू है। तो टोटल यहाँ पे इस प्रकार से आ गया कि तीनों वाट मीटर के रीडिंग को ऐड कर दोगे तो ये टोटल आपको 3 फेज पावर यहाँ पर दे देगा मेजर करके। बस यही तरीका आपको अप्लाई करना है। जब बैलेंस रहेगा 3 फेज सिस्टम तो उसमें 2 वाट मीटर से आप मेथड करोगे, 2 वाट मीटर से मेजर करोगे, दोनों वाट मीटर रीडिंग को ऐड करोगे, टोटल पावर दे देगा। ठीक है, और 3 वाट मीटर जहाँ पे अनबैलेंस की बात है वहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे कि तीनों वाट मीटर के रीडिंग को ऐड करोगे तो टोटल पावर आपको दे देगा। बस इतना ही आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको थी। ठीक है, चलो अब एक यहाँ पे मतलब कि एक क्या, ये देखो एरर पूछता है, एरर ये पूछता है कि डिस्क्राइब द एरर इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या एरर है ये पूछ रहा है। साथ में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पूछेगा, यहाँ भी सेम चीज़ है कि इन्यूमरेट द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। ठीक है, तो एरर पूछ रहा है, तो एरर आपको ऑलरेडी बातें समझाया गया, लेकिन फिर से हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप जानते हो कि वाट मीटर में ये सबसे पहला एरर की रीजन होता है कि आप पोटेंशियल कॉइल को करेंट कॉइल के पहले जोड़ रहे हो कि बाद में जोड़ रहे हो। आप समझ आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे एरर आते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब पोटेंशियल कॉइल को, ठीक है, यहाँ पे देखो, एरर ड्यू टू द पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई, पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल के क्रॉस सप्लाई किया गया, तब एरर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल जो वोल्टेज मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा, तो पोटेंशियल कॉइल में देखो वोल्टेज की बात करेंगे तो इधर से हम लोग को चलना है, यानी कि लोड वोल्टेज और इस करंट कॉइल के जो वोल्टेज है ये दोनों को वोल्टेज को मेजर करेगा कौन, पोटेंशियल कॉइल। इसका मतलब कि करंट कॉइल में वोल्टेज आई सी सी इंटू आर सी सी मिलेगा, इसमें करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा ना। और लोड वोल्टेज ऑलरेडी मेरे पास कितना है, वी एल, क्योंकि लोड वोल्टेज वी एल ही रखेंगे तो लोड वोल्टेज यहाँ पे वी एल है। करंट कॉइल तो करंट कॉइल को ही मेजर कर रहा है, यानी कि लोड करंट को ही मेजर कर रहा है, तो करंट कॉइल लोड करंट को मेजर कर रहा है। पावर मेजरमेंट की बात करोगे तो आपको क्या पता है, पता ही है कि पावर मेजरमेंट के लिए वोल्टेज कॉइल का, यानी कि पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज और करंट कॉइल का करंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पीछे आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में देख चुके हो। तो इसके बेसिस पे अगर यहाँ पे करते हो तो आपने वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल का ले लिया यहाँ पर ये वाला, और करंट कॉइल का करंट आपने ले लिया यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में तो ये वाला आपको लोड पावर दे रहा है ना, वी एल इंटू आई एल, यही तो लोड पावर है। तो आपने लोड पावर मेजरमेंट कर रहे थे तो ये हम लोग को केवल क्वांटिटी मिलना चाहिए था, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा में मिल रहा है। और ये एक्स्ट्रा में इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे एरर आ रहा है,
और एरर किस लिए आ रहा है? तो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंट कॉइल में जो लॉसेस हो रहा है ना, इसके कारण एरर आ रहा है। जब इसके कारण एरर आएगा तो सिंपल सी बात है कि वाट मीटर में एरर आएगा। अब इसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे? कंपनसेशन के क्या करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप एरर निकाल दो पहले, और एरर निकालोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एरर आएगा लॉसेस इन द करेंट कॉइल, जो कि ICC स्क्वायर इंटू RCC के बराबर होगा, RC के बराबर। जरा सोच के देखो, अगर इस लॉसेस को मिनिमाइज करना है, इस लॉसेस को घटानी है, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल, आई के वैल्यू को अगर रिड्यूस कर दो, ध्यान से देखना, अगर आई के वैल्यू को रिड्यूस कर दो तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? तो थोड़ा सा आ जाओ, देखो अगर इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है, 1 सेकेंड, अगर एरर को रिड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आई के वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। और आई के वैल्यू को रिड्यूस करने का सेंस क्या है? देखो ICC की बात करोगे तो आप यहाँ पे जान रहे हो कि सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पिडेंस की बात करोगे, यानी कि इम्पिडेंस किसका? लोड इम्पिडेंस, और प्लस जो RCC है इसके बेसिस पे करंट फ्लो करेगा। सर्किट में देख लो एक बार, इधर से RCC यहाँ पे है ZL, लोड इम्पिडेंस, ठीक है। तो ICC जो जाएगा वो जाएगा ये सप्लाई वोल्टेज पैरेलल में ZL डिवाइड बाय RCC। RCC की वैल्यू को कांस्टेंट रखो। ZL की बात करोगे तो आप कहोगे कि अगर ICC की वैल्यू को अगर मिनिमाइज करनी है तो ZL की वैल्यू को आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ZL की वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ICC यहाँ पे कम जाएगा। इसका मतलब कि जब आपको वाट मीटर में करेंट कॉइल के पहले पोटेंशियल कॉइल को सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और इसको एरर को मिनिमाइज करना होगा, तो इसको हम लोग तब कनेक्ट करेंगे जब लोड का इम्पिडेंस मैक्सिमम वैल्यू होगा या जब लोड का इम्पिडेंस हाई वैल्यू होगा। इट मीन्स ये जो मेथड है ये सूटेबल होगा उसके लिए इस लोड का इम्पिडेंस हाई वैल्यू। बात समझ आई? तो यहाँ पर कंपनसेशन में वही बात लिखा गया कि दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द हाई वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, या करोगे हाई वैल्यू ऑफ लोड इम्पिडेंस, बात बराबर है, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ये बातें बोल रही है कि इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टाइप ऑफ लोड विच हैज impedance, sorry, which has high impedance so that current in the current coil will be low and error also will be low। बात समझ आ गया? तो रीजन के साथ साथ आपको बातें भी यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है, तो आई थिंक आपको कोई समस्या कोई दिक्कत होने की चांसेस ही नहीं बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि जब आप यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल को लोड के अक्रॉस पैरेलल लगाओगे, देखो लोड के अक्रॉस जब पैरेलल लगाओगे, लोड के अक्रॉस, तो करंट कॉइल में जो करंट जाएगा ICC वो लोड करंट में नहीं जाएगा, यानी कि लोड करंट और पोटेंशियल करंट में, पोटेंशियल कॉइल में जो करंट जाएगा इन दोनों के एडिशन जाएगा करंट कॉइल में। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जितना करंट लोड में जा रहा है वही करंट यहाँ पे करंट कॉइल में जाना चाहिए। तो जब आप पोटेंशियल कॉइल को लगाते हो करंट कॉइल के पहले, तो पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज बढ़ने से करंट कॉइल में एरर आता है, और जब करंट कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं जा रहा है, तो पोटेंशियल कॉइल में लॉसेस का एरर आएगा। बस यही यहाँ पे फंडा चलता है, ये दोनों बातें याद रखना है। कैसे होगा? देखो पोटेंशियल कॉइल तो लोड वोल्टेज मापेगा ही क्योंकि लोड के क्रॉस कनेक्टेड है, लेकिन करंट कॉइल में जो करंट जाएगा वो पोटेंशियल कॉइल का करंट और लोड करंट के बराबर जाएगा। क्यों भाई? यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से जो करंट आ रहा है ये करंट इधर, ये करंट इधर जा रहा है, तो इधर में IPC है पोटेंशियल कॉइल और इधर में लोड करंट, इन दोनों करंट को जोड़ोगे यहाँ पर मिल जाएगा करंट कॉइल का करंट। अब पावर मेजरमेंट करोगे तो लोड वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज VL और करंट कॉइल का करंट कौन कौन सा? IPC और IL, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों अलग अलग करोगे तो यहाँ पे ये वाला लोड पावर मिलना चाहिए था केवल और केवल, लेकिन हम लोग को एडिशनल में ये मिल जा रहा है, यानी कि ये वाला पूरा के पूरा लॉसेस में जा रहा है। तो आप कहोगे कि ये कौन सी पावर लॉस में जा रहा है भाई? तो VL पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज और IPC पोटेंशियल कॉइल का करंट, यानी कि पोटेंशियल कॉइल में जो पावर है लॉसेस के रूप में वही यहाँ पे एरर देने का काम करेगा। तो लॉसेस इन द पोटेंशियल कॉइल एरर हो जाएगा, और ये लोड पावर तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप एरर निकालोगे तो सेम चीज करोगे कि एरर मतलब कि पोटेंशियल कॉइल में जो लॉसेस हुआ वो, यहाँ से आप इस फॉर्मूला को लिख दोगे
सिंपली आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग को यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट ये है कि इस लॉसेस को कैसे, सॉरी, इस एरर को कैसे मिनिमाइज करोगे। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए तो यहाँ पर पीसी पोटेंशियल कॉइल में जो लॉसेस आ रहा है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। इसको मिनिमाइज करने के लिए आप यही चाहते हो ना कि जो आईपीसी है इसका वैल्यू क्या जाए, कम जाए। अगर पोटेंशियल कॉइल में करंट वैल्यू कम जाएगा तो लॉसेस भी कम जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर पोटेंशियल कॉइल में करंट की वैल्यू कम करनी है, यानी कि इधर में करंट कम आए, इसके लिए हम लोग को ये करना होगा कि लोड में करंट ज़्यादा जाए। लोड में करंट ज़्यादा तभी जाएगा जब यहाँ पे लोड की इम्पिडेंस वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब कि इस टाइप के कनेक्शन को आप इस्तेमाल वहाँ पे करोगे जहाँ पर लो इम्पिडेंस लोड रहेगा। हाई इम्पिडेंस लोड में पोटेंशियल कॉइल को करंट कॉइल के पहले कनेक्ट करोगे और लो इम्पिडेंस लोड में पोटेंशियल कॉइल को करंट कॉइल के बाद में कनेक्ट करोगे, तो एरर कम से कम आने के चांसेस बनेगा। ठीक है, तो ये सारे बातें यहाँ पे कंपनसेशन में मेंशन कर दिया गया है, अब पढ़ लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, आप ये बात जानते हो कि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर करंट सप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के कारण मूविंग सिस्टम यहाँ पे मूव करेगा। और जान रहे हो कि मूविंग सिस्टम जब मूव करेगा तो बॉल बेरिंग कनेक्टेड है, यानी कि जेवल बेरिंग कनेक्टेड है, और उस जेवल बेरिंग के बेसिस पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण भी तो एरर मिलेंगे। अब इस फ्रिक्शन एरर को अगर मिनिमाइज करना होगा तो आप ऐसे बेरिंग का इस्तेमाल करोगे जिसमें फ्रिक्शन ना के बराबर हो, मतलब कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। ठीक है, यहाँ पे एरर ड्यू टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग चाहते क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल कॉइल है इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू कम रहे। लेकिन जब कॉइल का फॉर्मेशन कॉइल बना है, यानी कि पोटेंशियल कॉइल जब बना रहे हैं तो इंडक्टेंस की वैल्यू चाहते हैं कि इसमें कम रहे, पोटेंशियल कॉइल में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहे, लेकिन कॉइल बनाते समय उस पर इंडक्टेंस आ जाता है। साथ में दोनों जो टर्न है, जैसे टर्न लपेटते हैं ना, दो टर्न के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्मेशन आता है ड्यू टू द एयर प्रेजेंट। तो इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने की बात है इसमें डिफरेंसेस नजर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एडिशनल के रूप में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऐसे जगह पे शामिल हो जा रहा है जो हम लोग को होना नहीं चाहिए था। तो अगर एक्यूरेटली फेज एंगल मेजरमेंट की बात करोगे तो जैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इंक्लूड हो गया तो एक्यूरेटली फेज एंगल मेजरमेंट नहीं होगा, पावर फैक्टर इंक्लूड उस प्रकार से नहीं हो पाएंगे, तो इसके कारण एरर आना शुरू होता है। इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल कॉइल यहाँ पे निकल के आ रहा है उस पोटेंशियल कॉइल के रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है ऑब्वियसली उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे जो वोल्टेज को बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल में हम लोग क्या चाहिए, वोल्टेज बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको तरीका दिखाया गया। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ। देखो ये सब चीज़ें आप खुद भी पढ़ लोगे समझाने के बाद तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एरर ड्यू टू वाट मीटर इन चेंज इन टेम्परेचर, आप समझ रहे हो कि अगर चेंज इन टेम्परेचर के कारण पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल का अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें करंट और वोल्टेज चेंज करेंगे, और करंट और वोल्टेज चेंज करेंगे तो रीडिंग भी चेंज करना जरूरी है, और रीडिंग चेंज हो जाएगा इसका मतलब कि एरर उसमें आना एकदम जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सब तो कुछ पॉइंट है जो कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन करंट कॉइल एंड द पोटेंशियल कॉइल। आप जान रहे हो कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा, तो दोनों कॉइल एक दूसरे के बीच में इंट्रैक्शन कर रहा है, इसके कारण यहाँ पर दोनों मतलब की मूव कर पा रहा है, यानी कि दोनों मतलब नहीं, दोनों के फील्ड के इंट्रैक्शन के कारण मूविंग सिस्टम मूव कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल दूसरे कॉइल को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चाहते हैं इस प्रकार से कॉइल को एडजस्टमेंट किया जा सके कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल को अफेक्ट नहीं करे, तब जाकर के इस एरर को मिनिमाइज कंपनसेट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे सभी एरर को कंपनसेशन के साथ याद रखना, ताकि तो कंपनसेशन के साथ याद रखने का मतलब क्या है कि कभी कभी सवाल में ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछ देगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। ठीक है, कि कोई कंपनसेशन आपसे पूछ देगा। जैसे एक सवाल मेरे ख्याल से देखते हैं, अगर सवाल होगा तो, क्योंकि सवाल यहाँ पे हम निकाले थे, अगर सवाल नहीं होगा तो मे भी हो सकता है कि इंक्लूड नहीं किया गया होगा। जैसे एक पूछता है, हाँ अगला यूनिट में है,
जो अगला आपको पार्ट आएगा उसमें आपको है कि क्रीपिंग एरर को कंपनसेट कैसे करते हैं। क्रीपिंग एरर जो आपको एनर्जी मीटर मिलता है उस एरर को कंपनसेट करने की बात करता है। तो इस टाइप से, इस तरीके से आपने यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में क्या क्या देखा। तो 3 में आप यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। सबसे पहला चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ये लगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई इंस्ट्रूमेंट अलग से आपको स्पेशली सारी चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, और फाइनली जो 2 वाट मीटर मेथड पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहा। तो ये 4 जो पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यूनिट नंबर 3 आपको क्लियर हो जाएगा। और यूनिट नंबर 2 में जो आपको इम्पोर्टेंट था वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया। तो आप अगर इसके बेसिस पे अगर कम टाइम में भी पढ़ाई कर लोगे तो आई थिंक कि आप बेटर कर दोगे। और हम उम्मीद यही लगा के चलते हैं कि आप लोग को जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है, उसमें आप अच्छे तरीक़ा से सारी चीज़ कवर करके एग्जाम देने जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब इस सेशन को हम लोग यहीं पे मिलते हैं, यानी कि यहीं पे एंड करते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को बाय बाय, और सभी को धन्यवाद इस सेशन के लिए, और सभी को गुड लक अपने एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार से तुम लोग धूम मचाते रहो और मेहनत करते रहो।